हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया का विविध। देखिए, इसमें स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें से मैं सारा कवर करूंगा और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें देखिए जो सारा क्वेश्चन दिया गया है, सारा क्वेश्चन का मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा और आपको कुछ नया सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये नर्मदा घाटी परियोजना से प्राप्त हुआ है। देखिए, ये जो दिया गया है टॉपिक आपको पाषाणकालीन पुरातात्विक साक्ष्य से रिलेटेड है, तो जो भी पाषाणकालीन पुरातात्विक एविडेंस जो मिला है उससे रिलेटेड है। तो इसमें देखिए बहुत कम दिया गया है, जो मैं बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक तो देखो ये दिया गया है पहला कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये नर्मदा घाटी से मिला है। देखिए एक्चुअल में होता ये है ना, आपको एक नाम सुने होंगे नौदा टोली। नौदा टोली, नौदा टोली जो है यही आपको नर्मदा घाटी में पड़ता है। नर्मदा, एक सेकंड, नर्मदा घाटी। तो देखिए एक तो पढ़ लिए कि नर्मदा घाटी से हम लोग मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। देखिए आपको सर्वप्रथम यहाँ से देखिए और क्या मिला है, देखिए सर्वाधिक मात्रा में आपको अनाज का भी एविडेंस आपको यहीं से देखने को मिलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन जीने का प्रमाण कहाँ मिला है, तो आपको ये मेहरगढ़ से मिला है। अब देखिए मेहरगढ़ से क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेहरगढ़ स्थित है कहाँ, तो मेहरगढ़ जो भैया ये पाकिस्तान में स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मेहरगढ़ से क्या, एक तो अस्थायी जीवन मिला था, यहाँ से देखो भाई कृषि का भी एविडेंस मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और जौ का भी मिलता है, और भेड़ बकरी ये सारे का आपको एविडेंस मिलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो ऐसा कहाँ देखने को मिला है, तो ये दमदमा में आपको देखने को मिला है। गर्त आवास के एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गर्त आवास का जो एविडेंस वो आपको ब्रूज होम से प्राप्त हुआ है। देखो ब्रूज होम आपको कहाँ पड़ता है, तो ब्रूज होम आपको कश्मीर में पड़ता है। देखिए ब्रूज होम से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपने पढ़ लिया कि गर्त आवास, यहाँ आपके कुत्ते का भी एविडेंस मिलता है, तो ये भी पता होना चाहिए, और मवेशी का भी एविडेंस मिलता है, ये भी पता होना चाहिए, और बकरी का मिलता है, ये भी एविडेंस पता होना चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपका कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का एविडेंस कहाँ मिलता है, तो ये आपको ब्रूज होम में मिलता है। अब देखिए एक और, देखिए इसमें कुछ कम दिया गया है लेकिन मैं बताता हूँ। एक देखिए जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछा है अब तक, देखिए एक पड़ता है आपको कोलडीहवा। कोलडीहवा ये कहाँ पड़ता है, ये आपको यूपी में पड़ता है। कोलडीहवा से चावल का आपको एविडेंस मिला है, चावल का प्रथम साक्ष्य, ये भी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो आपको इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब यूपी गए हैं, तो हम देखो यूपी गए तो अब बिहार को भी लाते हैं पकड़ को। एक बिहार में नाम सुने होंगे चिरांद, ठीक है, ये आपको बिहार में पड़ता है। चिरांद से देखो क्या क्या मिला है, तो यहाँ से देखो भैया हड्डी के औजार मिला है, हड्डी के औजार, ठीक है, हरा चना, और आपको जौ, ठीक है, और ये भैंस और बैल का एविडेंस मिला है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और देखिए 2-4 है देखो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आप देखे होंगे भीमबेटका, बहुत प्रसिद्ध जगह है भीमबेटका। आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको एमपी में देखने को मिलता है भीमबेटका। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है वहाँ गुफा और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए फेमस है, बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। देखिए एक और देख लेते हैं, एक नाम सुने होंगे इनाम गांव। इनाम गांव, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है ये, तो ये भैया महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से किलाबंदी बस्ती का उल्लेख मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, पाषाणकालीन पुरातत्व स्थल आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया वो सिंधु घाटी से रिलेटेड है। जूता हुआ खेत का एविडेंस कहाँ मिला है, तो जूता हुआ खेत का जो एविडेंस आपको जो मिलता है वो आपको कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये भूकंप का, देखिए भूकंप का
साच जो है आपको वो आपको कालीबंगा से देखने को मिलता है, तो इसको भी आप याद रख लेना। चलिए देखिए, अग्निकुंड का एविडेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो अग्निकुंड का जो एविडेंस मिलता है कालीबंगा और लोथल से देखने को मिलता है। युग में समाधियां का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का एविडेंस कहाँ मिला है, तो ये आपको कालीबंगा से मिला है। नर्तकी करती हुई मूर्ति का एविडेंस कहाँ मिला हुआ है, तो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक तो ये पता होगा बृहद स्नानागार, सबको पता होगा वैसे बृहद स्नानागार। ये देखिए घोड़े की दांत, ये नहीं पता होगा, घोड़े की दांत का एविडेंस मिलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक याद रखना, और सूती कपड़ा, सूती कपड़ा का भी एविडेंस आपको मोहनजोदड़ो से मिलता है। चलिए ये हो गया नर्तकी करती हुई मूर्ति का साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिलता है। शवों को दफनाने की प्रथा सर्वप्रथम कहाँ प्रचलन था, तो ये हड़प्पा में प्रचलन था। देखो हड़प्पा से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे समाधि वाला जो R37 समाधि का भी उल्लेख आपको हड़प्पा में ही देखने को मिलेगा। और एक पूछा जाता है ये उर्वरता की देवी का चित्र भी आपको जो मिलेगा भाई वो हड़प्पा में ही देखने को मिलेगा। एक और पूछा जाता है शंख का बना बैल, ये भी देखो याद रखना भाई, शंख का बना बैल का जो एविडेंस है आपको वो भी आपको हड़प्पा में देखने को मिलता है। चलिए शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ सबसे पहले मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। 3 मुखों वाले देवता का मूर्ति त्रिमूर्ति का उल्लेख आपको मोहनजोदड़ो में मिला था। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साच कहाँ मिला है, तो आपको बनवाली में मिला है। देखिए बनवाली से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मुहरा एवं बटखारा, देखो मुहरे एवं बटखारा, ठीक है, तो ये याद रखना मुहरा एवं बटखारा का एविडेंस का आपको कहाँ मिलता है, तो आपको ये बनवाली में देखने को मिलता है। चलिए उन्नत जल का प्रबंध, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया है। उन्नत जल का प्रबंध का एविडेंस कहाँ मिलता है आपको, तो ये धौलावीरा में आपको देखने को मिलता है। धौलावीरा देखो क्वेश्चन और पूछा जाता है विशाल जलाशय, विशाल जलाशय याद रखना, विशाल जलाशय का एविडेंस जो आपको धौलतवीरा में मिलता है, और जिसको उन्नत जल प्रबंध भी बोला जाता है आपको ये दिया हुआ है ये। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, शैलकृत स्थापत्य कला के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है, तो ये धौलावीरा में मिला है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों से विभक्त है, तीनों भागों से हटा हुआ है ये, तो उसको धौलावीरा से है। कृषि का प्रथम एविडेंस तो आपको ये बता ही दिया था मैंने, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये कोलडीहवा से हुआ, ये भी मैं बता चुका हूँ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है, तो ये आपको ये देखो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है जी। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार आपको नवपाषाण काल में। आपको भी पता होगा जब आग जलाएंगे उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे, पहिए हुए पे घूम पाएंगे, तो इस स्टेप से आप याद रखना, तो ये हो जाएगा। चलिए मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो जौ को ही यव बोला जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था, आपको ये तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये तो आपको भोपाल में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह, देखो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, लोथल एवं सुतकोटदा में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगड़ महाराज जो था वो हड़प्पा को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। चलिए अगला सेक्शन ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। एक तरफ देखिए आपको दर्शन दिया गया है और दूसरे तरफ उसके प्रवर्तक दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में। तो योग दर्शन के आपको कौन प्रवर्तक थे, तो ये पतंजलि थे। न्याय के आपका गौतम था, और सांख्य का आपका कपिल था। देखिए सांख्य दर्शन के आपको कपिल है, बहुत पूछता है जी। चरवाक आपका चरवाकी था, और वैशेषिक आपका कनाद था, और पूर्वी मीमांसा के जैमिनी था, और उत्तरी मीमांसा के आपको बदरायन था। ये दोनों देखो घुमा के पूछते रहता है, तो पूर्वी मीमांसा आपका जैमिनी हो जाएगा और उत्तरी मीमांसा आपका बदरायन हो जाएगा। अगला देखिए विभिन्न संप्रदाय उनके संस्थापक, यहाँ से भी देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बहुत बार पूछा है इसको, मखमली गोसाल है। अनीश्वर नाथ के संजय बेठुल पुत्र है, और भौतिकवाद का आपको पकुदा कचायन है, और घोर अक्रियवादी ये भी बहुत बार पूछा है, तो ये पूरन कश्यप है, घोर अक्रियवादी, ठीक है। तो इसको आप एकदम याद कर लेना। अगला देखिए टॉपिक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऋग्वेद से रिलेटेड है। चारों वेदों का आपको जानकारी दिया गया है। सबसे पहले तो आपको पता है कि वेद लिखा कौन है, तो वेद को आपको पता है, इसको वेद व्यास जी लिखे थे, ये तो सबको पता ही होगा। देखिए चारों वेदों को अच्छा से पढ़ेंगे हम।
तो चलिए देखते हैं। देखिए ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे प्राचीन वेद है, देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र या होत्री भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं होती पूछ देता अलग, होत या होत्री दोनों होता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण, देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी उल्लेख मिलता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला है, इस वेद में इंद्र के लिए भाई 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है, यानी ऋग्वेद में मिलता है। इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है और सारा एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है ये। अब दूसरा देखते हैं यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद से क्या क्वेश्चन बनेगा। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वालों को अद्रायु कहा जाता था और यज्ञों और नियमों की विधि विधान का संकलन भी इसमें आपको देखने को मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो यजुर्वेद जो होता है आपको गद और पद दोनों है इसमें। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गद और पद वाला वेद कौन सा है, तो आपका ये यजुर्वेद है, एकदम इंपॉर्टेंट है जी, इसको याद रख लेना। अगला देखिए सामवेद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सामवेद। देखिए इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रातु कहा जाता है। और सामवेद में आपको किससे रिलेटेड है, तो ये संगीत कला से रिलेटेड है, गायन से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना। तो ये आपको याद रख लेना, सामवेद किससे रिलेटेड है, तो ये संगीत कला से रिलेटेड है। भारतीय संगीत कला का जनक इसको सामवेद को ही कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। नहीं तो वरना गाना सुने होंगे ना उसका, टोनी कक्कड़ का, तो उससे ही रिलेटेड करके ये गाना याद कर लेना। चलिए अगला देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ नहीं लिखे हैं प्रवीण सर, देखिए इसमें ऐड करता हूँ, इसमें आपको ये जादू टोना से रिलेटेड है जी, जादू टोना, ठीक है। जादू टोना से कौन सा वेद रिलेटेड है, तो अथर्ववेद। एक्चुअल में देखो यहाँ सामवेद बताए थे, गायन से नेहा कक्कड़ गाना गाती है, तो नेहा कक्कड़ को क्या लग जाता है, नज़र लग जाता है। तो उसके लिए हम कौन सा वेद वो पढ़ेगी, तो ये जादू टोना वाला जाके वेद पढ़ेगी, तो उससे नज़र उसका हट जाएगा। तो ये से याद रखना आप कि अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, तो ये जादू टोना से रिलेटेड है। देखिए अगला देखिए टॉपिक, ये इसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है। आपको पहले बता दिया जो मैं, वेदों की संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या आपको 4 है। और वेदांग की संख्या कितना है, तो वेदांग की संख्या 6 है। और पुराणों की संख्या कितना है, 18। यहाँ से देखिए क्वेश्चन और पूछा जाता है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था दोस्त, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी 18 दिन चला था, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। उपनिषदों की संख्या कितना है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए संस्कार भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। संस्कारों की संख्या कितना है, तो संस्कारों की संख्या 16 संस्कार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जैन धर्म में अगर देखते हैं तो ये 7 गोत्र का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आप याद रखना, जैन धर्म में 7 गोत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये छोटा सा एक टॉपिक था जहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सीधा देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको सीधा छपता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।